राइट। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे सारे। और लेट मी मैक्सिमाइज दिस थिंग। राइट। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं। अभी खाली चंद ही स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट 2 to 3 मिनट्स वेट कर लेते हैं, देन वी विल बिगिन। टिल देन एक दो चीज़ें ये हैं कि जो बतानी है, और लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी शायद, और एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ कि काइंडली जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप लोगों ने आइडियाज़ वगैरह फाइनलाइज कर लिए हैं, माइलस्टोन 1 और माइलस्टोन 2 दोनों गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवा दीजिए। ठीक है? तो माइलस्टोन 2 में भी रिपोर्ट है, माइलस्टोन 1 में भी रिपोर्ट है। वन इज़ सॉर्ट ऑफ प्रपोज़ल फॉर योर प्रोजेक्ट, एंड द सेकंड पार्ट जो है आपका, जो माइलस्टोन 2 जिसको कहा जा रहा है, वो बेसिकली आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। तो अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट बन चुका है उसको देखते हुए, एक्सपेक्टेड आउटपुट्स के को देखते हुए आप उसको फाइनलाइज़ कर लें। प्रेज़ेंटेशंस हो सकता है मैं पेपर के बाद ले लूँ या कुछ और कर लूँ, लेकिन मार्क्स आपके फाइनलाइज़ हो जाएँ, क्योंकि 3rd ऑफ दिसंबर आप लोगों की डेडलाइन है सेशनल मार्क्स की। तो मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले-पहले आप लोगों की सारी रिस्पॉन्सेज़ मेरे पास एटलीस्ट आ जाएँ, तो उसकी बेस के ऊपर मैं मार्किंग कर सकूँ आप लोगों की। प्रेज़ेंटेशंस फिर मैं चलो बाद में भी ले लूँगा या कोई और तरीका वे अराउंड निकाल लूँगा, लेकिन एटलीस्ट मार्क्स आपके वो ना हो खराब। ठीक है? तो मेक श्योर इस चीज़ को आपस में भी इसको जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से, जिस तरीके से भी आप लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कर लीजिएगा, ठीक है? फ़िलहाल यूआई स्किप कर लो बेशक आप बुशरा, और बाकी चीज़ें जो आपके कंप्लीट हैं वो उनको प्रेज़ेंट कर दो, ठीक है? यूआई का वो काम बेशक आप थोड़ी देर दिनों में कर लो, तो फाइनल के बाद भी चलो प्रेज़ेंटेशंस हो सकती हैं, लेकिन पेपर्स क्योंकि आप लोग ये 4th से स्टार्ट हो रहे हैं। स्केड्यूल फाइनलाइज़ नहीं हुआ है, अलबत्ता स्केड्यूल फाइनलाइज़ होगा तो वो मैं आप लोगों को ऑटोमैटिकली यूनिवर्सिटी वाले बता देंगे किसका पेपर किस दिन है। लेकिन सुना यही है एचओडीज़ से कि 4th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो 10th से स्टार्ट होना था, शायद 1 वीक अर्ली स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन स्टिल अ, हम लोग कंटेंट अपना कवर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह 1-2 चीज़ें बस जो बाकी हैं वो डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक में भी डिस्कस कर लेंगे कुछ मशीन लर्निंग का पार्ट, कुछ एल्गोरिथम्स देख लेंगे, और उसके बाद फिर प्रेज़ेंटेशंस वगैरह को देखना शुरू कर लेंगे, ठीक है? तो मेक श्योर कि ये आपस में एक-दूसरे को मैसेज कन्वे कर दीजिएगा मेरी तरफ से, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता स्टूडेंट्स फिर आगे-पीछे होते हैं, कभी कनेक्ट होते हैं, नहीं होते, व्हाटएवर, तो ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? मेरे ख़्याल से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, वेट करने से बेहतर है। आज का जो एजेंडा है या टॉपिक है जिसको डिस्कस करना है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग, जो हमारा ब्रेक से पहले होगा, वो उसमें हम लोग फज़ी लॉजिक को डिस्कस करेंगे, और जो आफ्टर द ब्रेक पार्ट होगा उसमें हम लोग इंशाल्लाह मशीन लर्निंग का एक ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट डोमेन एरिया वो ले लेंगे, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आज डिस्कस करनी है, ठीक है? सो स्टार्टिंग विद द ओवरव्यू के इसका बैकग्राउंड बेसिकली फज़ी लॉजिक्स का क्या है, पहले तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, जिसको हिस्टोरिक आप व्यू कह सकते हैं। देन व्हाट इज़ फज़ी लॉजिक इन एक्चुअल, फज़ी लॉजिक इन डिफरेंट फ़ील्ड्स। वैसे तो फज़ी लॉजिक इंजीनियरिंग की डोमेन्स में भी मैप होती है, कंप्यूटर साइंसेज़ के अंदर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के अंदर भी मैप हो रही होती है। तो डिफरेंट डोमेन्स हैं जहाँ पे फज़ी लॉजिक का यूसेज आपको नज़र आएगा। इसी तरीके से फज़ी लॉजिक वर्सेस न्यूरल नेटवर्क, इसको हम नहीं देखेंगे, और फज़ी लॉजिक इन कंट्रास्ट टू डिफरेंट फ़ील्ड्स या डिफरेंट आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की डोमेन के अंदर अगर मैप करना चाहें हम, तो वो कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को देख लेंगे। लास्ट क्लास में हमारी जो डिस्कशन हुई थी, वो लॉजिक्स के ऊपर हुई थी, कि लॉजिक क्या होती है, बेसिकली लॉजिक इज़ द रूल्स, ठीक है? जिसके थ्रू आप सिस्टम को सेल्फ डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? उसके लिए हमने सिमेंटिक्स को देखा, सिमेंटिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने कहा कि हम ट्रुथ वैल्यू को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स से हमने डिफरेंट जो हमारी रूल्स थे, उनको हमने सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ ग्रामर पर्टिकुलर, ठीक है? ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का पार्ट होती है, ठीक है?
और उस ग्रामर के अंदर बेसिकली सेंटेंसेस और सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स को यूज करते हुए या सेंटेंसेस को यूज करते हुए हम लोग उनके ट्रुथ वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, और ट्रुथ वैल्यूज से हम बेसिकली उनकी सिमेंटिक्स को फाइंड करते हैं कि किस सेंटेंस का या किस फ्रेज का क्या मतलब है। रूममेट की एक स्टोरी हमने देखी थी, एक पेंगुइन की हमने स्टोरी देखी थी, दो स्टोरीज के कंट्रास्ट में उस पूरे लेक्चर को हमने देखा था। उसके अलावा फिर हमने टोटोलॉजी क्या होती है उसको डिस्कस किया था। इसके अलावा लॉजिकल इक्विवेलेंसीज थी कुछ, उनको देखा था। रेजोल्यूशन एल्गोरिथम को देखा था। CNF कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म जिसको कहते हैं, उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसके बाद रीजनिंग की एग्जांपल के ऊपर हमने एंड किया था, और विम्पस वर्ल्ड एग्जांपल को हमने बेसिकली स्टडी किया था कि अगर एक हम गेम लेट से एक एजेंट बनाना चाहते हैं जो कि हमारी तरफ से या ह्यूमन साइड से गेम प्ले करे, तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि XYZ जो पोजीशन है मुझे उस पोजीशन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उस चीज को हमने कंट्रास्ट में देखा था। ये पूरा हमारा लास्ट लेक्चर था। तो स्टार्ट करते हैं फजी लॉजिक की हिस्ट्री से या बैकग्राउंड से। तो बैक इन 1960s में फजी लॉजिक का कॉन्सेप्ट तीन प्रोफेसर्स ने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले लफ्टी एस्कर जेडे, ये एक साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे। इन्होंने सबसे पहले फजी लॉजिक का आइडिया प्रपोज किया था। ठीक है, फजी लॉजिक होती क्या है अगेन हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर टोशीरे टिरेनो, इन्होंने 1972 में फजी लॉजिक के ऊपर एक वर्किंग सिस्टम बेसिकली स्टैब्लिश या बिल्ड करके दिखाया था। उसके बाद ये स्मिथ एंड को जो है, इन्होंने सबसे पहला एक्सपर्ट सिस्टम मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया था जो कि फजी लॉजिक को यूज करता था 1980s के अंदर। बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए या अगर बाय वर्ड देखा जाए, फजी मींस नॉट क्लियर, डिस्टिंक्ट और प्रिसाइज और ब्लर्ड। ऐसी चीज जिसके बारे में आप कंप्लीटली श्योर या अनश्योर ना हो, ऐसी चीज को फजी कहा जाता है। ठीक है, इसी फजी वर्ड को अगर लेते हुए इसकी डेफिनेशन की जाए, ठीक है, अगर ओन वर्ड्स में, ठीक है, तो फजी लॉजिक बेसिकली ऐसी लॉजिक है जो कि जिसको ना आप कंप्लीटली ट्रू कह सकते हैं ना कंप्लीटली फॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम बुलियन वैल्यूज के साथ, जब ट्रुथ वैल्यू जो लॉजिक वैल्यूज के साथ हम बात करते हैं, तो हम लोग या श्योर होते हैं या तो आइदर वैल्यू ट्रू है या तो आइदर वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, बीच में कोई हम थर्ड चीज नहीं होती, अनसर्टेनिटी नहीं होती इन शॉर्ट। जगह फजी लॉजिक की जब बात की जाए, तो फजी लॉजिक के अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है कि हम कंप्लीटली श्योर नहीं होते कि हम जिस वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं क्या वो कंप्लीटली ट्रू है या कंप्लीटली फॉल्स है या क्या है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स नॉट क्लियर, डिस्टिंक्ट, प्रिसाइज और ब्लर्ड। जो इसकी डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर इंटरनेट ब्लॉग्स के ऊपर जो इसकी डेफिनेशन मिलती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। A form of knowledge representation suitable for notion that cannot be defined precisely but which depend upon their context। यानी ऐसी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन या ऐसी टाइप ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जिसके थ्रू हम ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके बारे में हम लोग कंप्लीटली श्योर नहीं होते, या उनकी इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब उनका यूज केस कि कहाँ पे वो मैप हुई हुई है, उस मैप केस के लिहाज से बेसिकली आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मिसाल के तौर पे इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, अगर हम फजी लॉजिक बेस्ड ब्रेकिंग सिस्टम बनाए, इसकी एग्जांपल आगे आएगी भी वैसे, तो अगर सामने हम कोई ऑब्स्टेकल देख रहे हैं, हम एक सेल्फ ड्राइविंग कार लेट सपोज बना रहे हैं। ठीक है, और उस सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर हम लोग फजी जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें फजी लॉजिक अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, तो उसमें अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है तो कार को स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कितना स्टॉप होने की जरूरत है? लेट से कोई ऑब्स्टेकल आया और वो गुजर गया। मिसाल के तौर पे एक बंदा था, एक रोड क्रॉस कर रहा था, तो वो कार के सामने से जस्ट क्रॉस करते हुए चला गया। जेब्रा क्रॉसिंग थी, उससे वो क्रॉस करता हुआ चला गया। एक सिनेरियो तो ये है, और एक सिनेरियो है कि एक बंदा आया और सामने कार के खड़ा हुआ है। ठीक है, या कोई ऑब्स्टेकल है जो कार के सामने खड़ा हुआ है, स्टैंड अलोन है। तो इन दोनों सिनेरियोज के अंदर लॉजिक का रोल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है,
कि एक जगह तो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी कंप्लीटली, और एक जगह आपको अपनी स्पीड जस्ट थोड़ी सी स्लो डाउन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो अगर ये थोड़ी सी ब्रेक अप्लाई करने वाला जो मैकेनिज्म है, ये हम अपनी क्लासिकल लॉजिक जो 0 और 1 के ऊपर काम करती है, जो बूलियन लॉजिक है, अगर उससे करवाना चाहे तो ये मुश्किल होगा। ठीक है? क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि उसमें या तो ब्रेक लगा दो या ब्रेक ना लगाओ, ये वाली बात है। कुछ ब्रेक लगा के फिर उसको रिलीज कर दो। ये इस तरीके की लॉजिक्स को अगर आप सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या एम्बेड करना चाहते हैं, तो वहां पे बेसिकली आपको फजी लॉजिक को यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है? लाइक 25% ये काम हो गया, लाइक 25% ब्रेक अप्लाई कर दो, 50% ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, या 75% ब्रेक को अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम जो स्पीड हमारी डाउन हो जाएगी, और उसके बाद जो पेडेस्ट्रियन है या जो भी चीज़ है वो सामने से क्रॉस हो जाएगी, तो फिर हम उस चीज़ को क्रॉस कर सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे आपके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से नॉलेज इंफॉर्मेशन चेंज हो रही हो, या आपकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही हो, या आप खुद क्लियर नहीं है, या आपका या अनसर्टेनिटी है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस सिनेरियो के अंदर आप फज़ी लॉजिक को यूज़ करते हैं। ठीक है? ये फज़ी लॉजिक की डेफिनिशन क्लियर है सबको? या कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ठीक है। इसी तरीके से फज़ी लॉजिक को मल्टी वैल्यूड लॉजिक भी कहा जाता है। मल्टी वैल्यूड अगेन वही वाली बात है कि कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फॉल्स वाली सिचुएशन यहाँ पे है नहीं। जैसे बूलियन के अंदर होती है, क्लासिकल लॉजिक्स के अंदर होती है। इंस्टेड या तो आप कंप्लीटली पार्शियली ट्रू में जा रहे होते हैं, या तो पार्शियल फॉल्स में जा रहे होते हैं, सम हाउ इन बिटवीन होते हैं। ठीक है? तो कैसे सिस्टम्स के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे इसको देखा जाए, तो इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ठीक है? अच्छा, ये कुछ इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल है वैसे तो। ठीक है? हाँ, कि फजी लॉजिक क्यों, अगर फजी लॉजिक को हम यूज करें या इंटीग्रेट करें या देखें एज अ टेक्नोलॉजी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, अगर इस चीज को, इसका यूजेज देखें तो क्या है। ठीक है? एक तो सबसे जो मजेदार बात है फजी लॉजिक के अंदर, वो ये है कि फजी लॉजिक्स या ह्यूमन डिसीजन मेकिंग से मिलती जुलती है। क्योंकि समटाइम्स क्योंकि अगर आपको किसी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती एज अ ह्यूमन, तो आप उस चीज के बारे में कंप्लीटली श्योर नहीं होते। ठीक है? मिसाल के तौर पे जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे क्लोथ की क्वालिटी है। ठीक है? अब आप डिफरेंट ब्रांड्स यूज करते हैं, कोई जे डॉट यूज प्रेफर करता है, कोई गुल अहमद प्रेफर करता है, कोई कोई और प्रेफर करता है। इस तरीके से मोबाइल ब्रांड्स के अंदर भी एप्पल को प्रेफर करता है, कोई सैमसंग को प्रेफर करता है, कोई ओप्पो को करता है, कोई रेडमी को करता है, एक्स वाई जेड। ठीक है? लेकिन अगर आपको एक कोई नई चीज आती है मार्केट के अंदर, या कोई नया ब्रांड आता है, जब तक आप उसको यूज नहीं करते, आप उसके बारे में कंप्लीटली श्योर नहीं होते कि आइदर इस चीज को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है? बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आप फिर एक दफा आपके साथ एक्सपीरियंस हो जाए, या एक दो दफा आपके साथ एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आप कह सकते हैं हाँ, इस कंपनी की चीजें तो बेकार ही निकली हैं, जब भी मैंने खरीदा है। मिसाल के तौर पे ये हमारा फ्रेज होता है कि इसकी चीजें बेकार ही निकलती हैं, या अगर इस सर्विस को यूज करो तो सर्विस वाले की डिलीवरी स्लो है, एक्स वाई जेड, इस तरह की चीजें होती हैं। तो हम ह्यूमंस भी नेचर वाइज फजी लॉजिक में होते हैं। ठीक है? अगर हमें किसी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, किसी इन्वायरमेंट के बारे में, तो हम हमारे माइंड में भी उसके बारे में अनसर्टेनिटीज होती हैं। ठीक है? तो इस अनसर्टेनिटी को अगर सिस्टम के अंदर मैप करना चाहें हम लोग, एक एआई सिस्टम के अंदर मैप करना चाहें, तो कैसे किया जाए? ये तो ह्यूमन के बात है ना। तो इसी चीज को अगर हम किसी एक सिस्टम के अंदर मैप करना चाहें, तो वहां पे जो लॉजिक की टाइप यूज होती है वो फजी लॉजिक है। एक तो ये रीजन है फजी लॉजिक को यूज करने का, कि फजी लॉजिक्स को क्यों यूज किया जाए। वन थिंग इज रिजेम्बलेंस विद ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, कि अगर ह्यूमंस किसी सिचुएशन के बारे में अनसर्टेन होते हैं तो वो कैसे डिसीजन लेते हैं, तो फजी लॉजिक्स भी समहाउ उसकी एक मिमिकिंग या रेप्लिकेशन है। ठीक? एंड सेकंड थिंग, ऐसे सिस्टम्स जो कि सिमुलेशन बेस्ड हों, या मैथमेटिकल सिस्टम्स जो इनकी सिमुलेशन
करनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेल्फ ड्राइविंग कार है या इस तरह के जो सिस्टम है, एआई के सिस्टम, इंजीनियरिंग का अगर हटा भी दें, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, तो हम कंप्यूटर साइंस के लिहाज से चले इस बात को देख लेते हैं। अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई जा रही है, तो उसको कभी भी डायरेक्ट रोड पे लाके उसको उसके ऊपर सिमुलेशन नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो रोड पे डायरेक्ट हमने चला दिया और किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक इंसान मर जाएगा या उसको वो हर्ट होगा, ठीक है? या एक्सीडेंट की वजह से उसका कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो हम टेस्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट उसके लिए। तो बिफोर दैट टेस्टिंग हम लोग एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट मैप करते हैं, जिसको टेस्ट बेड एरिया भी कह सकते हैं, टेस्ट बेड भी कह सकते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आप फज़ी लॉजिक्स को यूज़ कर सकते हैं। क्या आप जो अनसर्टेनिटी है या डिफरेंट जो एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें अपीयर हो सकती हैं, उनको आप सिमुलेशन के थ्रू बेसिकली सिस्टम के ऊपर मैप करें और उसके बाद सिस्टम का बिहेवियर देखें कि सिस्टम क्या करता है। और उसके बाद फिर अगर वो प्रोसेस में कामयाब होता है, तो फिर उसको आप रिलीज़ करें और उसके बाद फिर उसके फर्दर टेस्टिंग करें। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स जो कि एआई का एक एरिया ही है, ठीक है? जो कि हमने फर्स्ट क्लास में अगर याद हो साइकोथेरेपिस्ट एक चैटबॉट की बात करी थी, एलिज़ा, ठीक है? ELIZA, ठीक है? तो जो एलिज़ा चैटबॉट था बेसिकली वो एक्सपर्ट सिस्टम था। एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर भी फज़ी लॉजिक्स यूज़ होती हैं, ठीक है? मशीन लर्निंग के अंदर भी फज़ी लॉजिक को यूज़ किया जा सकता है, इवन डीप लर्निंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है और लोगों ने किया भी है। तो जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आप कंप्लीटली श्योर ना हो, ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में या डिसीजंस के बारे में, वहाँ पे आप फज़ी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। दैट इज़ अ रीज़न टू यूज़ फज़ी लॉजिक, ठीक है। बात क्लियर है? ठीक है। हुँ, ये फिर वही एक अ, बात कंटिन्यू चल रही है कि फज़ी लॉजिक को या फज़ी लॉजिक या फज़ी कंट्रोल्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं ये इंजीनियरिंग प्लस कंप्यूटिंग के पर्सपेक्टिव को लेके बनाई गई है, ठीक है? ये मैंने खुद नहीं बनाई थी, ये एक मैंने वेबसाइट थी उससे ये मैंने डाउनलोड करी थी, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस थी हर चीज़ के बारे में, तो मैंने इसलिए इसको अडॉप्ट किया था। क्योंकि अगर डिटेल में जानना चाहें तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, तो बर्ड आई व्यू से बेसिकली चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसलिए फिर इसमें क्योंकि फज़ी लॉजिक इंजीनियरिंग का एक एरिया है, सिग्नल प्रोसेसिंग, वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होती है और एआई के अंदर, एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर ज़्यादा अप्लाई हो रही होती है। तो ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे फज़ी लॉजिक का यूसेज होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स में मैथमेटिकल और ये लीनियर कंट्रोल डिज़ाइन वगैरह इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो ऐसे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो चीज़ें नहीं समझ आ रही है, आप कंप्यूटिंग का पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये वही अगेन सेम डिस्कशन है, द रीजनिंग इज़ इन फज़ी लॉजिक इज़ सिमिलर टू ह्यूमन रीजनिंग। जैसे ह्यूमन्स किसी चीज़ को रीज़न करता है, सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से फज़ी लॉजिक भी रीज़न कर सकती हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि कंप्लीटली येस या कंप्लीटली फॉल्स वाली कंडीशन को फज़ी लॉजिक अच्छे तरीके से मैप कर सकती है। इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसको देख लेते हैं। ये वेरी सिंपल वो है। जब भी आप फज़ी लॉजिक को अप्लाई करने जाएँगे, किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है? कि मिसाल के तौर पे एक ये मेरी सेल्फ ड्राइविंग कार है या एक उसका मॉड्यूल है छोटा-सा, या मेरा एक वैक्यूम क्लीनर है, सेल्फ वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है? तो उसको इम्प्लीमेंट अगर करने जाएँगे तो उसके 3 स्टेप्स हैं। अब उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि आप अगर इम्प्लीमेंट करना हो फज़ी लॉजिक को किसी सिस्टम के अंदर, तो कैसे करेंगे? उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। फ़ज़िफ़िकेशन, रूल इवैल्यूएशन या रूल वैलिडेशन एंड डीफ़ज़िफ़िकेशन। इब्राहिम हमदानी एक रिसर्चर थे, ठीक है? इन्होंने 70s के अंदर, लेट 70s के अंदर फज़ी लॉजिक बेस्ड कंट्रोल मशीन्स को बेसिकली डिज़ाइन किया था। तो उस वक़्त सबसे पहले बेसिकली फज़ी लॉजिक को किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया गया था, ठीक है? ये 1970s की बात है, लेट 1970s है, ठीक है? फ़ज़िफ़िकेशन क्या है? फ़ज़िफ़िकेशन इज़ सिंपली कि क्या जो भी आप की सिचुएशन है, उसको आप फ़ज़ी लॉजिक को यूज़ करते हुए रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यानी उसका कोई ऐसा मेंबरशिप फ़ंक्शन बन सकता है जिसके थ्रू आप उसको रिप्रेज़ेंट कर सकें, ये फ़ज़िफ़िकेशन है। मेंबरशिप फ़ंक्शन क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आपको सेट थ्योरी याद हो, ठीक है? और सेट थ्योरी में क्या होता है?
कि मिसाल के तौर पे एक इवन नंबर का अगर सेट है, ठीक है, तो इवन नंबर के सेट के अंदर 2 अपीयर होगा या नहीं होगा। लेट्स से अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाता है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर होता है। सिंस दिस थिंग इज ट्रू फॉर दिस केस, दैट्स व्हाई 2 इज द पार्ट ऑफ दिस सेट, दैट इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये आपने क्या किया कि आपने मेंबरशिप फंक्शन बेसिकली उसका वैलिड वेरीफाई किया। इसी तरीके से अगर जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस भी आप चीज को सॉल्व करने जा रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फजी लॉजिक या फजी थिंग, तो उसका आप एक मेंबरशिप फंक्शन बना लें और उसके अंदर अगर वो चीज लाया करती है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, देन दैट थिंग इज ऑटोमेटिकली फजीफाइड, ठीक है, यानी उसका फजी लॉजिक के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें सेट्स को यूज करते हुए। एक तो हमारे नॉर्मल सेट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्लासिकल सेट भी कहते हैं। एक हमारे फजी सेट होते हैं जिसको फजी थ्योरी भी यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, कि अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन को भी आप बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल आगे आएगी तो ये चीज और बेहतर क्लियर कर दूंगा वहां पे भी मैं। रूल इवेल्युएशन, जो आपने मेंबरशिप फंक्शन को वैलिडेट करने के लिए कुछ आप रूल्स बनाएंगे, ठीक है, उन रूल्स को आप अप्लाई करेंगे उस मेंबरशिप फंक्शन के ऊपर, ठीक है। दैट पार्ट इज बेसिकली रूल इवेल्युएशन। फर्स्ट पार्ट इज फसिफिकेशन, यानी मेंबरशिप फंक्शन बनाना, ठीक है, जो भी आपकी कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसके ऊपर फिर फजी रूल्स अप्लाई करके उसको वैलिडेट करना कि वाकई ये आपके जो मेंबरशिप फंक्शन बना है कि इन रूल्स को फॉलो करता है नहीं करता। और देन जब रूल्स आपके अप्लाई हो जाए, ठीक है, वैलिडेट हो जाए, उसके बाद एक्चुअल रिजल्ट जो है दैट इज बेसिकली डीफजिफिकेशन स्टेप, यानी एक प्रॉब्लम को मैप करना फजी लॉजिक के थ्रू, उसके ऊपर सर्टेन रूल्स अप्लाई करना जिनके थ्रू आप वैलिडेट करेंगे उस मेंबरशिप फंक्शन को, और उसके बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज बेसिकली डीफजिफिकेशन। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को फजी लॉजिक या किसी भी प्रॉब्लम को फजी थ्योरी के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? जो 3 स्टेप्स हैं, फजीफिकेशन, रूल इवेल्युएशन या वैलिडेशन, और डीफजीफिकेशन। आंसर का मतलब यहाँ पे आपकी वो वैल्यू है जो ट्रुथ वैल्यू जिसको आप जानना चाहते हैं कि कंप्लीटली ट्रू, कंप्लीटली फॉल्स, या व्हाटएवर जो भी उसका आंसर आ रहा है, वो बेसिकली आपका यहाँ पे एक्चुअल आंसर है। ये उसको कह रहा है एक्चुअल आंसर। फजी रूल्स क्या है? फजी रूल्स तो आप जो भी आप सिनेरियो है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिहाज से उसके आप कुछ ना कुछ रूल बनाएंगे कि मिसाल के तौर पे अगर एक वैल्यू है वो 10 टू 50 के बीच में लाया कर रही है, तो इसकी क्लास मिसाल के तौर पे ए है। एक वैल्यू 25 टू 50 के बीच में लाया कर रही है, तो मिसाल के तौर पे इसकी क्लास बी है। तो ये एक आपने फजी रूल्स बना दिए, क्लासेस आपने डिवाइड कर दी। अब इन जो आपने जो भी मेंबरशिप फंक्शन बनाया उसके ऊपर आप ये रूल्स अप्लाई करेंगे, उसके लिहाज से आपकी डिफरेंट क्लासेस में आपका डाटा अलाइन हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। उसकी बेस के ऊपर आप यस या नो या वट एवर जो भी आंसर है अनसर्टेनिटी वाला या जो भी है वो आप उसका दे सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर 50 से वैल्यू लेस है तो इसको हम फॉल्स में डालेंगे, ठीक है, अगर 50 से वैल्यू ऊपर है तो उसको हम ट्रू में डाल देंगे। इस टाइप की भी सिचुएशन हो सकती है, या जो भी आपका प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये सबको क्लियर है? ये मुझे बता दें, जितने भी स्टूडेंट्स सबको क्लियर है? ठीक है। ये जो फजी रूल वाली बात है, ये उसी की एक एग्जांपल है जिसको डिग्री ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है, जिसको मैंने वर्बली तो समझा दिया। अब इसको एक एग्जांपल, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैप कर लेते हैं, फिर और भी एग्जांपल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। डिग्री ऑफ ट्रुथ क्या है, ठीक है, और अगर डिग्री ऑफ ट्रुथ ही फजी लॉजिक है, तो डिग्री ऑफ ट्रुथ और प्रोबेबिलिटी में फिर क्या फर्क हुआ, या फजी लॉजिक के अंदर और प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या फर्क हुआ? प्रोबेबिलिटी का हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। किसी भी चीज, किसी भी काम होने के चांसेस क्या हैं, दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
कि कोई एक काम है, एक इवेंट है, इसके अकर होने के कितने चांसेस है। अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ, कितने चांसेस है कि हेड आएगा, ठीक है। बेसिकली ये इवेंट कोई अकर होने वाला है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है कि वो इवेंट अकर नहीं होगा, और मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो इवेंट अकर हो जाएगा, ठीक है। तो 0 और 1 और उसके बीच में रेंज लाया करती है। तो फजी लॉजिक में भी तो हम यही कह रहे हैं एक तरीके से कि हम लोग मिसाल के तौर पे कि अनसर्टेन है, लेकिन 0-1 से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको, और 0 और 1 के बीच में कहीं पे उसकी वैल्यू होगी, यानी कंप्लीटली ट्रू भी नहीं है, कंप्लीटली फॉल्स भी नहीं है, अनसर्टेन है हम लोग, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट्स से यू हैव अ 100 ml ऑफ ग्लास, ऑफ यू हैव अ ग्लास जिसमें 100 ml ऑफ वाटर है, जिसकी क्वांटिटी 100 ml है, और उसमें आपने 30% वाटर अभी डाला हुआ है, ठीक है। यानी 100 ml की क्वांटिटी उसमें आ सकती है, आपने 30 ml खाली अभी फिल किया उसमें। जैसे 9th के प्रैक्टिकल वगैरह में हम लोग करते थे, प्रेसिपिटेशन वगैरह के जो प्रैक्टिकल्स होते थे उसमें, टाइट्रेशन नाम था उसका, याद भी आ गया इत्तेफाकन। तो इस सिचुएशन के लिहाज से अगर हम देखें कि अगर ये 100 ml उसकी कंप्लीट क्वांटिटी है, और अभी वो जो फिल है वो 30% है, 30 ml है, सॉरी। तो इस चीज को देखते हुए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एम्प्टी और फुल, ठीक है। अगर इस एम्प्टी और फुल को हम फजी लॉजिक के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बंदा इसको डिफाइन यूं कर सकता है, या एक बंदा यूं इसको एक्सप्लेन कर सकता है, ग्लास एज बीइंग 0.7 ml या 70 ml empty and 0.3 ml या 30 ml फुल, ठीक है। जबकि अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी में आप कभी भी ऐसी बात नहीं करते, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आप ये कह इस चीज की बात कर रहे होते हैं कि कितने चांसेस है कि ये इवेंट अकर होगा या नहीं होगा। जबकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम फजी लॉजिक की बात करें, तो हम दोनों कंट्रास्ट को देख रहे हैं, ठीक है, कि कितनी परसेंट ये चीज हो गई है और कितने परसेंट ये चीज बाकी है होने में, 100% में, ठीक है। तो अगर 100% के लिहाज से देखें तो 70% ग्लास खाली है, ठीक है, और 30% आपका ग्लास फुल हुआ हुआ है, क्योंकि 100 ml आपकी कंप्लीट क्वांटिटी है उस ग्लास की। तो ये डिफरेंस है बेसिकली फजी लॉजिक का प्रोबेबिलिटी से, और क्लासिकल लॉजिक से तो वैसे ही डिफरेंट है। वो तो हमने, क्योंकि क्लासिकल लॉजिक के अंदर 0-1 वैल्यू होती है, तो डिग्री ऑफ वैल्यूज की वजह से वहां पे तो वैसे ही डिफरेंस हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों से बेसिकली डिफरेंशिएट हमने कर लिया। ये एग्जांपल क्लियर है, ये जो डिफरेंशिएट किया है इसको प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट कैसे, क्लियर है। ऑल राइट। तो मिसाल के तौर पे, जैसे यही एक एग्जांपल है, कोल्ड और हॉट। मिसाल के तौर पे अगर आजकल वैसे ही अब टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होने लग गया है, तो अभी ये एग्जांपल बेहतर समझ आएगी। जैसे आप अपने अगर उसको जाके देखें, जो गीजर सिस्टम होता है, जो आपको वाटर को हॉट और कोल्ड कर रहा होता है, जिसको हीटर भी कहते हैं हम लोग, कभी कुछ कहते हैं, वैसे गीजर भी कहते हैं लोग नॉर्मली। जो गीजर है उसके अंदर 3 टेम्परेचर रेंजेस होती हैं, अगर आपने उसमें देखा हो। एक तो नॉर्मल कोल्ड है, उसको उस वक्त तो आप चलाएंगे नहीं। एक उसमें वार्म होता है, एक उसमें हॉट होता है, या कुछ में वार्म हॉट हॉटर होता है। 3 रेंजेस होती हैं। तो अगर इनकी ट्रुथ वैल्यूज को हम अप्लाई करना चाहें, ठीक है, 0-1 तो ये है कि यहाँ तो बिल्कुल कोल्ड है, हॉट का 0 पे मतलब हॉट है, 1 का मतलब है कोल्ड है, ठीक है। तो बीच की अगर जो वैल्यूज है, जो वार्म और हॉट और हॉटर वाली बात कर रहे हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो ट्रेडिशनल लॉजिक है हमारी, ठीक है, उसके दो ही तरीके हैं एक्सप्लेन करने के, या तो एक चीज स्लो है या तो फास्ट है, बीच की कोई थर्ड थिंग एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी क्लासिकल लॉजिक के अंदर। जबकि फजी लॉजिक के थ्रू अगर इसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाए, तो यूं भी किया जा सकता है, स्लोएस्ट, स्लो, फास्ट, फास्टेस्ट, या हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ये 3 क्लासेस भी बन सकती है, या कोल्ड, हॉट, हॉटेस्ट, वार्म, हॉट, हॉटेस्ट, ये क्लासेस भी बन सकती हैं, ठीक है। तो लेट से आपने कहा कि ऐसी चीजें जिनकी स्पीड, मिसाल के तौर पर स्पीड का कंपैरिजन है,
0.0 से लेकर 0.25 मीटर पर आवर है, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर है, उन चीजों को हम स्लोएस्ट कहेंगे। ऐसी चीजें जिनकी 0.25 से लेकर 0.50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, उनको हम स्लो कहेंगे। ऐसी चीजें ऐसे एनिमल्स जिनकी स्पीड 0.5 से 0.75 है, उनको हम फास्ट कहेंगे, और 0.75 से 1 तक जिनकी स्पीड है, उनको हम फास्टेस्ट कहेंगे। तो इस तरीके से आप फजी लॉजिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लासिकल लॉजिक के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते, रेंजेस वाला काम नहीं कर सकते। तो रेंजेस के वाला काम करने के लिए आप फजी लॉजिक्स को यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके एल्गोरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पे एक आप फ्लूइड स्पीड ले लिया और कंडीशंस लगा दी, 0.00 है या 7 है तो स्लोएस्ट है, और उसके बाद अगर स्पीड 0.25 से 5 तक है तो स्लो है, फास्ट है, फास्टेस्ट है, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कोड के थ्रू। ऑलराइट। यहाँ तो वैसी कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन की हम ऑलरेडी वैसी बात कर चुके हैं, तो जस्ट इसको एक दफा स्किम करके एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। क्लासिकल थ्योरी में आपके पास वेल डिफाइंड वैल्यूज या वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं, ठीक है, आइदर जीरो या आइदर नो, या यस या नो के बीच में होती है बात। ठीक है, मिसाल के तौर पे a set of people that can run a mile in 4 minutes or less। ऐसे लोग जो 4 माइल्स भाग सकते हैं लेस देन 4 मिनट्स या 4 मिनट्स में, तो ऐसे लोग या तो होंगे या तो नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि ऐसे लोग हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं नहीं हो, ऐसे आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से द सेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 7 दैट वेट्स ओवर मोर देन 100 पाउंड्स। तो ऐसा बच्चा भी होगा या नहीं होगा जिसका 100 पाउंड वेट होगा, या तो 100 पाउंड वेट नहीं होगा। फजी सेट क्या है? अ सेट ऑफ फास्ट रनर्स। ऐसे फास्ट रनर्स, सेट ऑफ फास्ट रनर, अब इसमें फास्ट रनर कहाँ की बात की जा रही है, कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। फास्ट रनर्स ए की क्लास के फास्ट रनर्स की बात की जा रही है, फास्ट रनर ओलंपिक्स के फास्ट रनर्स की बात की जा रही है, फास्ट रनर्स कराची के किसी एक इवेंट के फास्ट रनर्स की बात की जाए, तो कॉन्टेक्स्ट जो होगा उसके लिहाज से फास्ट रनर्स की कैटेगरी बन जाएंगी। इसी तरीके से सेट ऑफ ओवरवेट चाइल्ड चिल्ड्रन, तो ऐसे बच्चे जिनका ओवरवेट है तो उनके भी सेट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की बात हो रही है, कराची की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, तो उसके लिहाज से तो फजी सेट्स को बनाते हुए हमेशा आप कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बेसिकली उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं या उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट को समझना इंपॉर्टेंट है जब आप फजी सेट्स बना रहे हो, क्योंकि आप फजी सेट्स जब बना लेंगे तो मेंबरशिप फंक्शन या जो सेट ऑफ रूल्स, जो फजी रूल्स हैं, उनके थ्रू उनको आप वैलिडेट करेंगे, देन आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा, जिसको आप डिफजिफिकेशन कहते हैं। ये चीजें क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशन एरियाज है जहाँ पे आपको फजी लॉजिक्स नजर आएगी। एबीएस ब्रेक सिस्टम जो कार्स में करंटली अब तो आने ही लग गया है। एक्सपर्ट सिस्टम्स, ये कंप्यूटिंग की एग्जांपल है। कंट्रोल सिस्टम्स है, बुलेट ट्रेन बिटवीन टोक्यो एंड ओसाका एग्जांपल दी हुई है। वीडियो कैमरास, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस और वॉशिंग मशीन्स, ऐसी जितनी भी कंडीशन जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो या मोर देन 0 and 1 लॉजिक को आपने रिप्रेजेंट करना हो, वहां पे आप फजी लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल इन शॉर्ट। ठीक, एक सिंपल एक जेनेरिक सिस्टम है कि इनपुट्स आ रहे होंगे या इनपुट आ रहा होगा और उसकी बेस के ऊपर आपके पास एक सिस्टम होगा। उस जो वो सिस्टम डिसीजन जब ले रहा होगा तो उसके पास एक फजी कंट्रोलर होगा। ठीक है, उस फजी कंट्रोलर से आपके पास सिस्टम को इनपुट जाएगा, उसकी बेस के ऊपर वो आउटपुट अपना देगा। यानी सिस्टम डायरेक्ट आपको आउटपुट नहीं देगा, फजी कंट्रोलर के थ्रू आउटपुट देगा। तो जो भी आपकी लॉजिक है वो आप बेसिकली यहाँ कंट्रोलर के ऊपर अप्लाई करेंगे, फजी की, फजी कंट्रोलर में। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल है। जैसे ये एक कंट्रोलर है कि अगर ह्यूमिडिटी है, लो है, हाई है, मीडियम है, इसी तरीके से टेम्परेचर कोल्ड, कूल, वार्म, हॉट है, तो टेम्परेचर के लिहाज से फैन की स्पीड जो है उसको चेंज कर रहे हैं आप। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर मिसाल के तौर पर कोल्ड है और ह्यूमिडिटी लो है तो मीडियम स्पीड में फैन चला दो। अगर टेम्परेचर कूल है और लो ह्यूमिडिटी है तो फैन की स्पीड भी स्लो रखो। अगर टेम्परेचर वार्म है, ह्यूमिडिटी लो है, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे
फैन की स्पीड स्लो कर दो या 0 कर दो, और अगर ह्यूमिडिटी लो है और टेम्परेचर हॉट है तो 0 कर दो। इसने रिवर्स लॉजिक अप्लाई की हुई है हॉट और कोल्ड के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, ठीक है? और मीडियम है और कोल्ड है, तो मीडियम स्पीड, इस तरीके से सारी स्पीड्स हैं फैन की, ठीक है? ये हीटर का फैन है बेसिकली। जो हीटर का फैन गर्मी है तो फिर चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और वार्म है तो भी स्लो, तो भी नहीं चलाना। अगर कूल है तो लो चल जाए, अगर ज़्यादा कोल्ड है बाहर तो फिर मीडियम चल जाए। तो ये हीटर फैन है तो उस वजह से इसकी अ, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी स्पीड है, ठीक है? तो फज़ी लॉजिक की एप्लीकेशन है आप कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से एबीएस सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, मिसाल के तौर पे ब्रेक आपने अप्लाई करनी है, ठीक है? लेकिन ब्रेक ब्रेक अप्लाई करने से पहले आपके पास डिफरेंट सेंसर्स हैं जहाँ से आपके पास इनपुट आ रहा है। एक तो आपके 4 व्हील्स हैं, उसपे सेंसर लगे हुए हैं, इग्निशन है, फीडबैक का सेंसर है कोई, ठीक है? तो जब भी आपके पास डाटा आएगा, ठीक है? तो ब्रेक अप्लाई हो या ना हो उसके लिए आपके पास एक प्रोग्राम है, ठीक है? उसमें फज़ी लॉजिक इन्फेरेंसिंग इंजन लगा हुआ है। इन्फेरेंसिंग अगेन रूल्स जो लॉजिक्स है, जो फज़ी लॉजिक है उसकी बेस के ऊपर डिसीजन एक फाइनल लेगा कि ब्रेक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। उसकी बेस के ऊपर डाटा का आउटपुट आएगा, तो एरर लैंप जो है कि एबीएस सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा, उसका एरर शो कर दे, या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो होती है, पीडब्ल्यूएम जिसको कहते हैं, उसका सेंसर ऑन कर दे, ऑफ कर दे। तो इस तरीके से बेसिकली आप अपने सिस्टम को वो कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं एबीएस सिस्टम को फज़ी लॉजिक के थ्रू, ठीक है? इसको मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन सेशन रिस्टार्ट करके इसको डिस्कस करता हूँ। ये एक्सपर्ट सिस्टम की एग्ज़ाम्पल है, तो उसमें फज़ी इन्फेरेंसिंग कैसे काम करेगी और एक आध और एग्ज़ाम्पल है। फिर मैं सेशन रिस्टार्ट कर लेता हूँ, तो फिर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है?